Good morning, everyone. Once again, it's Amis here in front of you from Jesus and Mary Academy with the second lecture of chapter Organic Chemistry. So, before starting the lecture, I will suggest you to subscribe the channel and suggest others too to subscribe it. Let's come to today's topic. So, today we are going to see the difference between organic and inorganic compound. आज हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस है वो देखने जा रहे हैं पॉइंट वाइज। अब तक हम लोगों ने हिस्ट्री जान लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड किसने डिस्कवर किया, कब किया, कैसे किया, वो सारी चीज़ें हम लोग देख चुके। टाइप्स ऑफ आइसोमर्स देख चुके, क्यों कार्बन यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी से, आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी से, स्ट्रेंथ कैसा होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, मल्टीपल बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्या है वो हम लोग देख चुके। आज हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंस देखने जा रहे हैं। तो पहला डिफरेंस है कंपोजिशन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कंपोज करता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कंपोज करता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन्स होंगे जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन नहीं होंगे। तो पहला कंपोजिशन क्या है कि दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ये पढ़ चुके हैं हम लोग कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन नहीं है कार्बन होने के बावजूद। तो CO, CO2, कार्बोनेट CO3, बाइकार्बोनेट HCO3, कार्बाइड CaC2, दे में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कहा यह जा रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी ऑब्टेंड कर सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, जैसा पहले भी हम लोग पढ़ चुके। वहीं दूसरी ओर देयर आर जनरली कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स अदर देन कार्बन। तो अदर देन कार्बन के अलावा जो कंपाउंड्स हैं वो किस में आएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएंगे। और उसके अलावा और कौन आएगा, तो जो यहाँ पे एक्सेप्शन था वो यहाँ पे मौजूद होगा। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स are classified as inorganic. So they are generally obtained from mineral source. तो inorganic compounds को mineral source से obtain करते हैं जबकि organic compounds को generally plant और animal से भी करते हैं। इसके अलावा लैब में बनाया जा सकता है। दूसरा है बॉइलिंग एंड स्टेट। अब बॉइलिंग एंड स्टेट मतलब किस स्टेट में होता है, सॉलिड लिक्विड गैस में, बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग एंड स्टेट। तो बॉन्डिंग कैसा बॉन्डिंग है और स्टेट क्या है वो जानना है। तो सेकंड पॉइंट डिफरेंस यही कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सिस्ट एज कोवेलेंट मॉलिक्यूल। तो अब कार्बन कार्बन के बीच से कौन सा बॉन्डिंग होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन भी नॉन मेटल, दूसरा कार्बन भी नॉन मेटल, अब जिससे वो जुड़ रहा हाइड्रोजन वो भी नॉन मेटल। तो दो नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड नहीं बनता है, वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और मॉलिक्यूल कैसा होगा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। उसी तरह इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दे आर जनरली आयोनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सॉल्ट्स वगैरह ज़्यादा हैं तो ज़्यादातर वो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं और सॉलिड स्टेट्स में ही ज़्यादातर एग्जिस्ट करते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे, सॉल्युबिलिटी। कहाँ वो घुलेगा, सॉल्युबल कहाँ है। तो दे जनरली डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक इथाइल अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है हमारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाला है, नॉन पोलर है। तो जो नॉन पोलर होता है वो नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होता है। तो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। तो नॉन पोलर इथाइल अल्कोहल क्या है, नॉन पोलर C2H5OH, ईथर फंक्शनल ग्रुप O होता है, बेंजीन C6H6, क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो ये सारे जो है नॉन पोलर हैं। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो भी हमारा नॉन पोलर है। तो जो नॉन पोलर होता है वो नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होगा और जो पोलर होगा वो पोलर में डिजॉल्व होगा, वो नॉन पोलर में नहीं होता है। ये चीज़ याद रखना है। जिस तरह से जो है लोहा लोहे को काटता है उसी तरह जो पोलर हैं वो पोलर में डिजॉल्व होते हैं और जो नॉन पोलर हैं वो नॉन पोलर में। पोलर और नॉन पोलर कहने का मतलब ये है कि जिस पे पोलैरिटी आ जाए डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस तो वो आपका पोलर हो गया, और जिस पे नहीं डेवलप करे तो वो आपका नॉन पोलर है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं मोस्ट ऑफ देम क्या हैं, आपके नॉन पोलर हैं। तो वो कहाँ डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन है हमारा, तो इथाइल वाटर भी है, तो लेकिन वाटर हमारा पोलर सॉल्वेंट। और ये सारे जो हैं वो नॉन पोलर हैं, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ईथर O, बेंजीन हो गया C6H6, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3,
और क्या कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ये भी समझ लीजिए कि वाटर कैसा है, पोलर है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे हैं, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर पोलर में डिजॉल्व नहीं होगा। यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, इनसॉल्युबल हैं वाटर में। अब जबकि इसका उल्टा इधर मिलेगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो पोलर वाला है, जो आयोनिक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वो किस में डिजॉल्व नहीं होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ये जितने थे अल्कोहल, बेंजीन, इसमें डिजॉल्व नहीं होगा। तो कहाँ डिजॉल्व होगा, तो दे जनरली डिजॉल्व इन वाटर। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी पोलर है, आयोनिक है, आयोनाइज होने वाला है। अब वाटर भी कैसा है, पोलर है, H प्लस OH माइनस, इस तरह से पोलैरिटी आता है उस पर। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड ही आपका वाटर भी। चलिए नेक्स्ट हो गया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो अब क्या है कि क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है इन कंपेरिजन टू आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्योंकि आयंस हैं और आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं तो वहाँ वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यही वजह है कि जो फोर्स कमज़ोर है तो जल्दी से टूट जाएगा, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। तो यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब कोई पूछ दे क्या वजह है, क्या रीज़न है, तो बतलाएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जबकि इधर में क्या है, ऑर्गेनिक में वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। डेंसिटी की बात, अगला पॉइंट, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली हैव लो डेंसिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेंसिटी लो होता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डेंसिटी जो है जनरली हाई डेंसिटी वाला होता है। अगला है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कहते किसको हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं जो आयंस में टूट जाए। तो एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट है, बेस भी इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट भी तो इलेक्ट्रोलाइट जैसा कहा हमने कि एसिड हो सकता है। अब एसिड हो गया HCl, तो अब उस पर H प्लस Cl माइनस आयंस में टूटेगा। बेस हो गया NaOH, Na प्लस OH माइनस। सॉल्ट हो गया NaCl, Na प्लस Cl माइनस। तो वो आयोनिक होते हैं, आयंस में टूट जाते हैं। तो वही कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ना ही एसिड आया, ना ही बेस आया, ना ही सॉल्ट आया, तो वो कैसे होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे। वो आयोनाइज नहीं होंगे और वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होंगे, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू नहीं होगा। तो याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जनरली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जब उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस में टूट जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट बतला चुके, एग्जाम्पल क्या होगा, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है। तो ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में का एग्जाम्पल भी हो गया। तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज मतलब टूट जाना, ब्रेक करना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को गर्म करेंगे, टूट जाएगा। अब जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, उसको हीट कर सकते हैं, गैसियस स्टेट में ब्रेक कर जाएगा आसानी से। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली डू नॉट डिकम्पोज ईजिली। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आसानी से ब्रेक नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस कारण से। नेक्स्ट है कंबस्टिबिलिटी, जो जलाना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनफ्लेमेबल, कैच फायर इजिली। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मीथेन है, LPG में क्या है आपका, मीथेन गैस है। LPG में मीथेन गैस, LPG में नहीं, CNG में मीथेन गैस है, जबकि LPG में प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन्स होते हैं। तो LPG हो चाहे CNG हो, CNG जिसमें मीथेन है, तो वो सारे क्या है, आसानी से आग पकड़ लेते हैं, कैचेस फायर। इसीलिए क्या है, इनफ्लेमेबल इनफ्लेमेबल हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनफ्लेमेबल, कैचेस फायर इजिली। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, जनरली नॉन इनफ्लेमेबल, आग जो है आसानी से कंबस्टिबल नहीं है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो याद रखना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन इनफ्लेमेबल, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, इनफ्लेमेबल। नेचर ऑफ रिएक्शन। अब कैसा रिएक्शन शो करेगा, तो दे अंडरगो रिएक्शन विच आर यूजुअली स्लो। तो इनका जो रिएक्शन होता है धीरे धीरे होता है। एंड अकर बिटवीन मॉलिक्यूल, क्योंकि ये मॉलिक्यूल कंसिस्ट करते हैं, आयंस तो होता नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो किसके बीच होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में। द रिएक्शन ऑफ्टन रिक्वायर ए कैटलिस्ट। तो अब इसलिए क्योंकि ये स्लोली हो रहे हैं, तो अब इसमें रिएक्शन में क्या करना लेना होगा, हमको कैटलिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा ताकि मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करें। इसलिए इसका रिएक्शन कैसा होगा, स्लो होता है।
जबकि इधर दे अंडरगो रिएक्शन विच आर फास्ट एंड टेक प्लेस बिटवीन आयंस, यहाँ बहुत तेजी में होगा, आयंस के बीच होना है। लास्ट है आइसोमेरिज्म, तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करेगा। दे जनरली एग्जिबिट आइसोमेरिज्म एंड होमोलॉगी, होमोलॉगी देख चुके। होमोलॉगी क्या है, तो एल्केन ग्रुप का है CnH2n+2, सारा मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन सब होमोलोगस है। सब में डिफरेंस किस चीज़ का है, तो CH2 का डिफरेंस है। जबकि इधर क्या, दे जनरली डू नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म एंड होमोलॉगी, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म और होमोलॉगी नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे कैसे कितने भागों में बांटा गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल एंड सिस्टमेटिक दे हैव बीन क्लासिफाइड एज फॉलोज, उसको इस तरह से बांटा गया है टू मेक द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल एंड सिस्टमेटिक। तो पहला क्या है, ओपन चेन एसाइक्लिक और एलिफैटिक कंपाउंड्स। तो पहला क्लासिफिकेशन कैसे है, ओपन चेन खुला हुआ, एसाइक्लिक मतलब साइक्लिक रिंग में नहीं होना, या उसको एलिफैटिक भी कहा जाता है। These are the compounds in which the first and the last carbon atom in the chain are not directly joined to each other। पहला मान लिया जाए ये है, लास्ट वाला ये है, तो ये एक दूसरे से क्या जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है। अगर नहीं जुड़ा हुआ है फर्स्ट और लास्ट, तो रिंग भी नहीं बनाएगा, और रिंग नहीं बना रहा है तो कैसा हो गया ये, एसाइक्लिक। चेन कैसा है, ओपन चेन। इसी का एक खास नाम याद रखना, ओपन चेन को ही क्या कहते हैं, एलिफैटिक। एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। तो यहाँ दिखा रहा है स्ट्रेट चेन दिखा रहा है यहाँ पे पेंटेन का, अब ब्रांच चेन भी दिखा रहा है, तो ये भी एग्जाम्पल होगा आपका किसका, ओपन चेन का, एसाइक्लिक और एलिफैटिक कंपाउंड्स में आएगा। 2-मिथाइल ब्यूटेन। अब नोमेनक्लेचर कैसे करना है वो आगे हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, ओपन चेन कंपाउंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एलिफैटिक कंपाउंड्स, वो बात कर चुके हम लोग। क्यों, बिकॉज ए लार्ज नंबर ऑफ दिस कंपाउंड्स आर फाउंड इन एनिमल्स एंड वेजिटेबल फैट। तो अब क्या वजह है कि इसको एलिफैटिक कहा जा रहा है, ओपन चेन को एलिफैटिक क्यों कहते हैं, वाई द ओपन चेन्स आर कॉल्ड एलिफैटिक कंपाउंड्स। तो उसका क्वेश्चन का रीजन क्या होगा, बिकॉज ए लार्ज नंबर ऑफ दिस कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल एंड वेजिटेबल फैट। क्योंकि ये एनिमल और वेजिटेबल फैट से ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, इसीलिए इसको एलिफैटिक कंपाउंड्स भी, ओपन चेन कंपाउंड्स को एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। अब आ गया दूसरा टाइप। दूसरा टाइप में क्या होगा, वहाँ एसाइक्लिक था, दूसरा टाइप क्या है, साइक्लिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन, और उसी को क्या कहते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड्स भी कहा जाता है। इसी को एरोमेटिक भी कहते हैं, आगे देखिएगा बेंजीन रिंग वाले को। तो वही कह रहा है कि साइक्लिक कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड, दीज आर कंपाउंड इन विच द फर्स्ट एंड द लास्ट एटम, कार्बन एटम इन द चेन आर डायरेक्टली ज्वाइंट टू ईच अदर। मतलब पहला और लास्ट वाला, जैसे यहाँ नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ पहला और लास्ट वाला क्या है, जुड़ गया, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन किया, अब ये बेंजीन का है C6H6। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच क्या है, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे डबल, आप देख लीजिए कि चारों का 4 बॉन्ड पूरा हो रहा है या नहीं, टेट्रावैलेंट है या नहीं हर कार्बन। तो पाएंगे कि डबल बॉन्ड 2, 3, 4, तो सारों 4 मतलब सब कार्बन 4 बॉन्ड है सारे का, और एक हाइड्रोजन है। क्योंकि अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है तो ज़रूरत नहीं है 2 हाइड्रोजन की। बेंजीन को कुछ इस तरह से भी हम लोग शो कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो गया आपका, एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का एग्जांपल हो गया बेंजीन का। ये भी सही है, ये भी सही। या अंदर में एक रिंग बना दिया जाता है गोल, वो भी सही होता है, क्योंकि अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे भी हो सकता था अल्टरनेट पे। दूसरा एग्जाम्पल है टॉलिन। सेम स्ट्रक्चर में क्या कर रहे हैं, CH को हटा करके क्या डाल दिया, CH3, बाकी सारा सेम। देख लीजिए CH3 डाला गया। अब वही सेम रिंग में CH3, अगर बेंजीन में CH3 डाल दे H को हटा के, उसको टॉलिन कहा जाता है। फिर उसी तरह से अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड हटाओगे तो क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को डबल करना पड़ेगा। तो अब साइक्लो बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, जबकि साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला C6H12। क्योंकि यहाँ अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक बॉन्ड और बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन आ जाता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करता है। तो ये C6H12 हो गया, इस तरह से इसको दिखाते हैं। क्लासिफिकेशन भी हम लोग देख चुके। अब हम लोग इसके आगे बढ़ रहे हैं अगला पॉइंट देखने के लिए, जिसका हेडिंग है स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब स्ट्रक्चरली कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो बहुत तरीका है इसको दिखाने का। तो सबसे पहला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वे, ए फ्यू सिंपल वे इज रिप्रेजेंटेड। तो पहला इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला, तो ये 9th में भी आप लोग पढ़ा होगा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर या लुइस डॉट स्ट्रक्चर। उसमें डॉट से दिखाते थे इलेक्ट्रॉन को। डॉट कहने का मतलब कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाता है,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला एफर्ड ए सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इन दिस मेथड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल, जो बात कर रहे हैं कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिखते हैं देखिए, अब जैसे हाइड्रोजन फॉर्मूला H2, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1। वैलेंसी क्या होगा? 1, क्योंकि यही एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो दूसरा हाइड्रोजन है, उसका भी क्या होगा? एटॉमिक नंबर 1, उसका भी वैलेंसी क्या? अब क्योंकि हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्या होगा? तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन है जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं वो यहाँ पे रखा सामने, फिर हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन ने भी रखा। अब दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में एक दोनों ने शेयर कर लिया है एक दूसरे का, इस तरह से दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 2, तो एक बॉन्ड बन गया। तो याद रखना है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन छिपा रहता है। अब जो बॉन्ड बना वो कैसा है? कोवैलेंट, इक्वल शेयरिंग हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो इसी को इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है मीथेन का स्ट्रक्चर, इथेन का स्ट्रक्चर और इथीन का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट से। इसको हम समझाने के लिए बना चुके हैं पहले ही, बस आपको समझना है इस चीज़ को। अब जैसे देख लो कार्बन मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला CH4। तो अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? इसका एटॉमिक नंबर जानना हो। कितना है कार्बन का एटॉमिक नंबर? 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2 4। अब ये 4 क्या है इसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जबकि हाइड्रोजन का कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1 ही होगा। अब इसके पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, लेकिन हम लोग पढ़ा है कि ये इतना आसान नहीं है 4 इलेक्ट्रॉन देना या 4 इलेक्ट्रॉन लेना। तो ये क्या करेगा? शेयर करेगा दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 हाइड्रोजन चाहिए इसको 8 कंप्लीट करने, 2 8 होने के लिए। तो अब दिखा रहा है आगे देखिए इसमें। तो अब मान लीजिए कार्बन है, तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 है, और जितना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन आगे रखना पड़ता है, सामने रखना पड़ता है। अब जैसे कार्बन है तो अब इसको कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 है, तो वो चारों रखेगा सामने इस तरह से। ठीक है, अब 4 चाहिए, मतलब ये अगले का किसी का 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा? अब जैसे स्ट्रक्चर में यहाँ पे हम बना के दिखा रहे हैं, आपको ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं पहले। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपना चारों रखा इस तरह से, कार्बन जो है, और हाइड्रोजन ने क्रॉस से दिखा रहे हैं उसका, क्रॉस से रखा एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा? अब कार्बन 4, ये पूरा जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, गोल सर्किल में दिखा रहे हैं जो बड़ा वाला सर्किल। तो कार्बन का 8 हो गया। उसी तरह से प्रत्येक हाइड्रोजन का 2 हो गया, ईच हाइड्रोजन का। तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कार्बन का, इसका ड्यूप्लेट, 2 को ड्यूप्लेट कहा जाता है, कंप्लीट कर लिया। इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन, अगर इस तरह से दिखा रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। तो अब देख लीजिए मीथेन का ऐसे ही दिखाया है, सब अपना बीच में रख दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन का भी है और हाइड्रोजन का भी, कार्बन का भी है हाइड्रोजन का, कार्बन का भी है हाइड्रोजन का भी है, कार्बन का भी है हाइड्रोजन, बीच में रख दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला हो गया रिप्रेजेंट करने का मीथेन को। उसी तरह अगर इथेन है तो इथेन में भी वैसे ही होता है। अब इथेन का फॉर्मूला क्या है? C2H6। C2H6 से कैसे आता है? वही CnH2n+2, कार्बन 2 होगा, फॉर्मूला लगाइएगा, तो डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होता है एल्केन सीरीज में, सिंगल बॉन्ड वाले। तो कार्बन कितना है? 2, डबल होगा 4, 2 ज़्यादा मतलब 6, तो कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होता है एल्केन सीरीज में। तो अब इथेन है, इथेन का मतलब ईथ का मतलब 2 कार्बन होता है, तो फॉर्मूला पे लगा दिए तो C2H6 आया। तो अब इसमें क्या है? उसी तरह से C2H6 में अब 2 कार्बन है बीच में। अब देख लीजिए, सबसे पहले इसको देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, 1 2 3 4, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये भी कार्बन दिखा रहा है, इसको क्रॉस से दिखाना है, 1 2 3 4। अब दोनों कार्बन सामने सामने रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया दोनों का। फिर पीछे से एक हाइड्रोजन, उधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन, 4 हो गया। तो अब ये क्या करेगा? पूरा कंप्लीट कर लेगा अपना एक। ये भी कार्बन क्या करेगा? फिर कंप्लीट कर लेगा। तो सब ईच कार्बन को कितना हाइड्रोजन जाएगा? तो 1 2 3 उधर से लिया, 20 से कार्बन से हो गया, 2 कार्बन 4 कंप्लीट हो गया। वैसे ही ये भी किया है। तो इस तरह से C2H6 का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। इथेन हो गया। उसी तरह इथीन होगा, तो इथीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाता है। इथीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन सामने रखेगा,
इधर वाले कार्बन का भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो कितना बच गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2 ही बचा। तो एक इधर से एक हाइड्रोजन से कम बॉन्ड कराएगा, दूसरा इधर से बॉन्डिंग करेगा। वैसे ये भी कार्बन एक हाइड्रोजन से, फिर एक हाइड्रोजन से, 4 पूरा करना है, 4 चाहिए। तो अब इस बार इसका फॉर्मूला C2H6 हुआ, जबकि इथीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H4, क्योंकि कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड यहीं से बन जाएगा, तीसरा बॉन्ड इस हाइड्रोजन से, चौथा बॉन्ड इस हाइड्रोजन। 4 कंप्लीट करना है। दूसरा अब आ जाइए, दूसरा क्या है? ग्राफिक फॉर्मूला। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ए स्ट्रेट लाइन इज यूज टू रिप्रेजेंट ईच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इलस्ट्रेटेड बिलो। स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब बॉन्ड की बात कर रहे हैं, हम पहले ही बतला चुके कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके बीच उससे क्या बनेगा? एक बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन है, दिखा रहा है ना, इससे कितना बॉन्ड बनेगा? एक बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन इसी को कहा जा रहा है। तो ये दे रहा है ग्राफिक फॉर्मूला। तो इन दिस टाइप रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन इज यूज टू रिप्रेजेंट ईच शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर मतलब हो गया 2, तो एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक लाइन से रिप्रेजेंट करता है। देख लीजिए, मीथेन का दिखा रहा है इस तरह से, 2 इलेक्ट्रॉन हटा के एक बॉन्ड कर दिया। वही यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किए थे, बॉन्ड 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 दिखा रहा है वहाँ पे। इथेन में भी क्या होगा? इसी तरह से इसमें भी बॉन्ड दिखा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को हटा के, यहाँ भी दिखा रहा है। इथीन में देख लीजिए, डबल बॉन्ड हो गया 4 इलेक्ट्रॉन से, इधर से एक हाइड्रोजन, इधर से एक हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड पूरा हो गया इसका, 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों स्टेबल है, आपका ऑक्टेट कंप्लीट है। तीसरा अब क्या है स्ट्रक्चर? तीसरा क्या आता है? तीसरा है आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला। समटाइम द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर रिटन इन कंडेंस्ड और एन एब्रिविएटेड फॉर्म इन ऑर्डर टू सेव स्पेस। अब क्योंकि बॉन्ड में क्या हो रहा है कि स्पेस ले रहा है ना बॉन्ड बनाने में, अब क्या करना है कि कंडेंस कर देना। CH4 लिख दिया, C2H6 लिख दिया, तो कंडेंस्ड उसी को कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चर ना बना के कंडेंस्ड फॉर्म में दिखा दिया उसको। वही कह रहा है इन स्पेस टू सेव स्पेस। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन द एटम और ग्रुप अटैच टू ईच अदर कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल आर रिटेन बाई साइड ऑफ द कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल कंडेंस फॉर्मूला ऑफ इथेन कैन बी रिटेन। अब इथेन का क्या था? C2H6 था, तो उसको क्या लिख सकते हैं? CH3 लिख सकते हैं। अब इथेन का फॉर्मूला क्या है? C2H6, इसको क्या नहीं लिख सकते? CH3 इधर एक CH3, दूसरा एक CH3 इधर, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या इसको CH3 भी लिखा जा सकता है। इतना जगह ले रहा है जो बॉन्ड में, इसको इस तरह से सिंपली इधर से बॉन्ड ले रहा है ना जगह, तो CH3 लिख दिया। इसको भी क्या कर दिया? CH3। तो इसी को क्या कह रहे हैं? कंडेंस्ड फॉर्मूला, इसी को कहा जा रहा है। तो अब प्रोपेन का क्या लिखेंगे? CH3 कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया। इस तरह से इसको कंडेंस्ड फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। अब इसके बाद जो है चौथा जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो देख लिया जाए। यहाँ पे क्या है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब बॉन्ड लाइन मतलब बॉन्ड दिखाना है, बॉन्ड लाइन, ठीक है। तो इन दिस simple brief and convenient method to represent structure of organic compound. In this type of representation the bond between carbon atom are represented by lines. अब देख चुके हैं वो चीज़, तो बॉन्ड लाइन यही हुआ। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल लाइन से, डबल बॉन्ड तो डबल लाइन से, ट्रिपल बॉन्ड तो ट्रिपल पैरेलल लाइन से दिखाएंगे। तो द इंट्रैक्शन ऑफ लाइन्स एंड द एंड्स ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कार्बन एटम। अब जैसे यहाँ पे एक लाइन दिखा रहा है, मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे दिखा है, तो एक लाइन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये 2 कार्बन भी है, इसका मतलब ये हुआ। बॉन्ड लाइन में यही दिखाते हैं हम लोग कि एक लाइन दिखा रहे हैं, मतलब वहाँ पे जहाँ पे दोनों एंड हो रहा है, स्टार्टिंग हुआ वहाँ पे भी कार्बन, जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ भी कार्बन। अब मान लो कुछ इस तरह से, तो इसका मतलब 3, जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे डार्क कर दीजिए, और तीनों पे क्या कर दें? कार्बन कार्बन कार्बन। तो 2 कार्बन मतलब इथेन, और 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसके बीच, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ये इस तरह से बॉन्ड लाइन में दिखाते हैं। और हाइड्रोजन दिखाना है तो हाइड्रोजन भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये बॉन्ड दिखा रहा है कि इसको कार्बन को दिखाता है, हाइड्रोजन को नहीं दिखाता है, ठीक है, बॉन्ड लाइन। वही रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिखा रहा है। दिस इंस्ट्रक्शन लाइन एंड एंड ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कार्बन एटम जैसा अब दिखाएं। अनलेस सम अदर एटम इज रिटन इन, लिखा जा सकता है हाइड्रोजन एटम आर नॉट शोन, हाइड्रोजन एटम शो नहीं करते हैं। एंड इट इज एज्यूम, मान लिया जाता है कि दैट द नेसेसरी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट वेदर देयर आर रिक्वायर्ड। जहाँ पे मान लिया आप कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो नोन है ना कि 3 बॉन्ड और होगा,
3 बॉन्ड और चाहिए, तो 3 बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ होगा, 3 हाइड्रोजन। उसी तरह से अगर सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो इसका मतलब क्या है कि 3 बॉन्ड और जो है उससे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। मान लो कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड तो हो गया ना, तो अब 2 बॉन्ड क्या होना चाहिए, तो 2 बॉन्ड यही ना होगा कि 2 हाइड्रोजन होगा इससे और 2 हाइड्रोजन होगा इससे। यही कह रहा है कि नोन है, लिखा नहीं, मतलब आप समझ जाइए कि 3 हाइड्रोजन है, बॉन्ड लाइन में यही होता है, हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं, लेकिन वो नोन होता है कि इतना होगा। लिख दिया इस बात को। अब देख लीजिए जैसे C2H6 है, तो अब C2H6 को लिख सकते हैं ना इस तरह से सिंगल लाइन से, जैसे अभी दिखा इथेन हो गया, तो अब जो एंड हो रहा है 2 पॉइंट, वो 2 कार्बन है वहां पे, इसको ओपन करके ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी दिखा रहा है, इसका मतलब ये इथेन है। अब देख लीजिए ब्यूटेन के लिए कैसे दिखाएंगे, 1 2 3, अब जहां एंड हो रहा है 1 2 3 4, 4 है, 4 को ब्यूट कहा जाता है, सिंगल बॉन्ड है तो एंड ब्यूटेन। अब इसको ओपन करके भी ऐसे दिखा सकते हैं। प्रोपेन है, तो प्रोपेन में इस तरह से वी बनाए थे, अभी दिखाया है वहां पे, तो 1 2 3, 3 मतलब 3 कार्बन है, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन कहलाएगा। उस तरह से आपका 2 क्लोरोब्यूटेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन है, ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आगे देखेंगे, आएगा एग्जाम्पल जब नोमेनक्लेचर में कैसे इसका नाम लिखा जाता है। अब अंत में लास्ट में क्या आ रहा है, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की बात थोड़ा बहुत किया है। होमोलोगस सीरीज कहने का मतलब वो जिसमें फॉर्मूला जो है ऑलमोस्ट सेम हो और डिफर करता हो CH2 से। तो अब देख लीजिए क्या है, ए होमोलोगस सीरीज में बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंट बाय सेम जनरल फॉर्मूला। तो पहला पॉइंट क्या है कि उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, एंड 2 सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2 ग्रुप। और एक मेंबर दूसरे मेंबर से किस चीज से डिफर करेगा, CH2 ग्रुप से डिफर करेगा, बाकी वो सारा जो है वहां पे सेम होगा। तो अब जैसे जनरल फार्मूला एल्केन का याद भी रखना है ये आपको। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। तो n मतलब किसको दिखा रहा है, नंबर ऑफ कार्बन, कितना कार्बन है। मीथेन होगा तो 1, इथेन होगा 2, प्रोप होगा तो 3, ब्यूट होगा तो 4। अब उसके अनुसार जो है फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो एल्केन सीरीज का क्या है जनरल फॉर्मूला, CnH2n+2। अब इसमें कौन आएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एन वाला, एन जितना एन मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन के डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होता है। आप जैसे बतला चुके कि मीथेन का फॉर्मूला CH4 है, तो C 1 है, तो डबल करोगे तो क्या आएगा 2, 2 से 2 ज्यादा मतलब 4 हाइड्रोजन हो गया। इथेन में क्या है C2, तो अब हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, डबल से 2 ज्यादा, कार्बन के डबल से 2 ज्यादा, तो CH6 हो जाएगा, C2H6। तो ये एल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला। एल्कीन में क्या, इन मतलब डबल बॉन्ड, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n होता है, मतलब कार्बन का डबल हाइड्रोजन होता है। अब ये स्टार्ट होता है इथीन से, तो C2H4 लिखते हैं। प्रोपीन बोलेगा तो क्या होगा, C3H6 हो जाएगा। ब्यूटीन बोलेगा तो क्या होगा, C4H8 हो जाएगा, डबल होगा, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन सीरीज मतलब वाइन मतलब वाई मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2 -2 आ जाता है, 2 कम हो जाता है, डबल से 2 कम। तो अब मान लीजिए कि C3 है डबल होगा 6, C3H6, तो C3H6 तो एल्कीन है, तो अब उसमें C3H4 कर देंगे। अगर C3H4 है तो मतलब कि 2 कम है, तो इसका मतलब एल्काइन सीरीज है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। उसी तरह एल्कोहल का भी है, CnH2n+2 की जगह पे क्या कर दिया, +1 और OH लगा देना है। तो द डिफरेंट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज आर नोन एज होमोलोगीज, होमोलोगीज कहते हैं, और द फिनोमिनन इज कॉल्ड होमोलोगीज, फिनोमिना को क्या कहते हैं, होमोलोगी। अब देख लीजिए, अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज क्या है। ऑल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, पहला आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला। अब जैसे एल्केन सीरीज का देखिए जनरल फॉर्मूला एल्केन का क्या है, CnH2n+2। और दूसरी बात क्या, किस चीज से डिफर करेगा, तो CH2 से इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड बाय 14 AMU। एटॉमिक मास से लेंगे तो 14 AMU या U मॉलिक्यूलर मास से एक मेंबर दूसरे मेंबर से डिफर करता है। अब जैसे मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4, अब इसमें जोड़ दो CH2 तो क्या हो जाएगा, C2H6 इथेन हो गया, फिर C2H6 में फिर CH2 जोड़ा, क्या हो गया, C3H8 प्रोपेन। ये सारे होमोलोगस सीरीज के एक होमोलोगस सीरीज जिसको एल्केन कह रहे हैं उसके मेंबर हो गए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बढ़ाते जाइए। अब CH2 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो क्या आएगा, CH2 है, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं जानते हैं आप लोग, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6, मास नंबर 12, उसी मास नंबर को एटॉमिक मास भी कहा जा रहा है। तो कार्बन का कितना होता है 12,
एक हाइड्रोजन का एक, तो 2 का कितना होगा, 2 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 14। इसी को 14 कह रहा है, एटॉमिक मास के टर्म में 14U या AMU कहा जा रहा है इसको, ठीक है। तो वही 14 यहाँ पे जो है वो या तो CH2 हो, मास के टर्म में 14 AMU हो, ठीक है। तीसरी बात क्या, पहला हो गया कि फॉर्मूला सेम होना चाहिए, दूसरी बात क्या कि CH2 से डिफर करना चाहिए, तीसरी बात क्या कह रहा है, हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। अब उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होना चाहिए। मीथेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म मिथाइल क्लोराइड। अब जैसे बतला रहा है कि मीथेन क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मिथाइल क्लोराइड। केमिकल प्रॉपर्टी मिथाइल क्लोराइड का क्या होगा। उसी तरह से इथेन भी जो है क्या बनाएगा, क्लोरीन से रिएक्ट करके C2H6। अब एक हाइड्रोजन हट गया, एक क्लोरीन लग गया, और ये इसका जो हाइड्रोजन है दूसरे क्लोरीन के साथ जुड़ करके HCl बनाया। अब जानते हैं आप सिंपल रिएक्शन। तो इथाइल क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड का प्रॉपर्टी किससे मिलता है, इथाइल क्लोराइड से। तो वही कह रहा है कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होता है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। चौथा क्या बोल रहा है, पोजेस सेम फंक्शनल ग्रुप। तो अब होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप अगर है तो वो भी क्या होना चाहिए, वो भी सेम होना चाहिए। जैसा कि अल्कोहल में क्या होता है, CH3OH मिथाइल अल्कोहल, OH लगा हुआ है। इथाइल अल्कोहल में क्या होता है, C2H5, एक इथेन से एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दो तो इथाइल अल्कोहल बन गया। प्रोपाइल अल्कोहल में क्या होगा, तो C3H8 लिखते हैं हम लोग, प्रोपेन का फॉर्मूला, उसमें एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा देना, तो एक सारा एक सीरीज का मेंबर हो गया। ये होमोलोगस सीरीज हो गया अल्कोहल का, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। अब कुछ नहीं किया है, मीथेन में एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दिया, यही है CnH2n+1 OH, ये ना हुआ। वैसे ही अल्कोहल इथाइल में, इथेन में एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दिया तो C2H5 OH हो गया। प्रोपाइल में उसी तरह से C3H7 C3H8 होता है, प्रोपेन का फॉर्मूला, उसमें से एक H हटा के OH लगा दिया। अब देखिए प्रूफ कर रहा है उसका जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1 OH। तो +1 मतलब +2 लेते थे एल्केन में, यहाँ +1 हो गया और एक हाइड्रोजन हटा करके OH लग गया है क्या है, OH ग्रुप सिमिलर है, फंक्शनल ग्रुप OH जो है सब में कॉमन है, एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 OH, जो बात कह चुके, ठीक है। तो अगर सेम फंक्शनल ग्रुप भी होगा होमोलोगस सीरीज के मेंबर में। पांचवा क्या है, have regular graduation change in physical property like melting point, boiling point among the members of the same homologous series। अब सेम होमोलोगस सीरीज का मेंबर है तो वो डिफर किस चीज से करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करता है, याद रखना है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करता है होमोलोगस सीरीज के मेंबर में। इन केस ऑफ एल्केन सीरीज जनरल फॉर्मूला क्या है एल्केन का, CnH2n+2, एंड फॉर मेंबर ऑफ द सीरीज वी है। अब उसके लिए अब देख लीजिए, अब जैसे मीथेन है तो CH4n का वैल्यू क्या होगा, 1, सब बतला चुके हैं आपको, पढ़ा भी है आप। मीथेन कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा मीथेन का 16, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 16, उसका मेल्टिंग पॉइंट -183 है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट -162 है। अब इथेन का देखिए, एन का मतलब क्या, एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, 2 कार्बन है, इथेन कहते हैं। अब उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, 12 दूनी 24, 24 और 6 हाइड्रोजन 30। अब उसका मॉलिक्यूलर मास देख लीजिए, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, घट गया, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, घट गया। तो अब क्या देख रहे हैं कि ये जो है चेंज हो रहा है, ग्रेजुएशन हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। प्रोपेन का वैसे ही 44 निकाल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट जो है घट गया, बॉइलिंग पॉइंट भी घट गया। फिर ब्यूटेन आ गया, अब ब्यूटेन का भी देख लीजिए कम होता जा रहा है, तो ये डिक्रीज कर रहा है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट घट जा रहा है। अब छठा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, छठा जो है होमोलोगस सीरीज के लिए और क्या चाहिए, तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, CH2 होना चाहिए, डिफर करे, जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो अब छठा उसी तरह से और क्या होना चाहिए, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सिंपल जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्कोहल आर प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ एक्वस एल्कली। तो अब बोल रहा है कि जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो भी सेम होना चाहिए, जिस मेथड से बनते हैं, अल्कोहल जैसे ले लें तो अल्कोहल कैसे बनता है, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर पानी में डाल दिया, पानी में डाल दिया तो उससे जो है आपका अल्कोहल बन गया। अब कैसे बना वो देखिए, तो एल्काइल हैलाइड कहते हैं, एल्काइल मतलब CH3, हैलाइड मतलब हैलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो एल्काइल मतलब एल्केन कहते हैं तो CH4, मीथेन अगर कहते हैं तो मीथेन से एक H हटा देंगे तो उसको क्या कहेंगे, मिथाइल, उसमें हैलोजन लग गया तो क्या कहला रहा है, हैलाइड, तो CH3Br, इसको क्या कहेंगे, मिथाइल ब्रोमाइड।
जनरल नाम क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड कहलाता है। एक्वस अल्कली, एक्वस मतलब पानी मिला हुआ है, हाइड्रोलिसिस करवाना है तो KOH अल्कली को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। KOH अल्कली मतलब हो गया आपका बेस, बेस इन वाटर को अल्कली कहा जाता है, तो KOH है एक्वस। अब क्या होगा, CH3OH के साथ जुड़ जाएगा, और K जो है Br के साथ, क्यों, क्योंकि CH3 पे प्लस आता है, Br पे माइनस, K पे प्लस OH पे माइनस, तो K जाकर के CH3 प्लस पे जाके OH माइनस जुड़ गया और K प्लस के साथ Br माइनस जुड़ गया, तो ये इस तरह से CH3OH बन गया। इथाइल ब्रोमाइड के साथ KOH का रिएक्शन कराया तो C2H5OH, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो गया, सेम ही हुआ ना, कि अल्काइल हैलाइड एक्वस अल्कली से रिएक्ट करके अल्कोहल दे रहा है, यहाँ भी अल्काइल हैलाइड एक्वस अल्कली से रिएक्ट करके अल्कोहल दे रहा है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम हो गया। तो लास्ट पॉइंट था होमोलोगस सीरीज का, कि होमोलोगस सीरीज के लिए क्या क्या चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने 6 पॉइंट्स देख लिया कि होमोलोगस सीरीज में क्या क्या जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब लास्ट में आ गया इसका सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस है होमोलोगस सीरीज का। तो पहला है कि हेल्प्स इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिस्टमेटिकली 1 by 1 पढ़ने में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, यूजफुल इन प्रेडिक्टिंग द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अदर मेंबर। एक का अगर नेचर जान लिया, एक का केमिकल प्रॉपर्टी जान लिया, एक का फंक्शनल ग्रुप जान लिया, तो नोन हो गया कि दूसरे का भी फंक्शनल ग्रुप यही होगा, प्रॉपर्टी यही होगा ऑफ द सीरीज। इफ द सेम इज नोन ऑफ द फर्स्ट फ्यू मेंबर, तो वही प्रॉपर्टी बाकी फ्यू मेंबर्स का भी होता है। अगर पहले का सेम है तो बाकी फ्यू मेंबर्स का भी प्रॉपर्टी मिलता जुलता है। फिजिकल प्रॉपर्टी वैरी करेगा, केमिकल प्रॉपर्टी तो मिलेगा। इसके बाद जो है यहाँ पे होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का होमोलोगस सीरीज मतलब एल्केन एल्कीन एल्काइन देखना है हम लोगों को डिटेल में। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लीजिए CXHY, X और Y किसको दिखा रहा है, होल नंबर, C4H10, इस तरह से। द मेन फंक्शन, टू मेन ग्रुप क्या होगा, तो पहला आप देख रहे हैं 2 मेन ग्रुप होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। वही है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एल्केन सच एज, एल्केन सीरीज वाला आ जाएगा सैचुरेटेड में, CH4 C2H4 ये सारे आएंगे। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, तो कार्बन एटम ज्वाइंड बाय डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड सीरीज मतलब एल्कीन और एल्काइन वाला आ जाएगा। दीज आर फर्दर क्लासिफाइड एज एल्कीन और एल्काइन। तो याद रखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन सीरीज आता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल क्या होगा, एल्कीन और एल्काइन। अब जैसे एल्कीन है तो इथीन प्रोपीन होगा, अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, इनके कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, जबकि एल्काइन सीरीज में क्या होगा, एग्जाम्पल इथाइन प्रोपाइन आएगा, इनके बीच कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज जो है यहाँ पे दिया है। अब जैसे एल्केन है तो जनरल फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो उसी तरह से अब जनरल फॉर्मूला क्या है एल्केन का, CnH2n+2, मीथेन है CH4, इथेन है C2H। अब देखिए सब में डिफर किस चीज़ से, तो CH2 का डिफरेंस, सबके बीच कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, सबका जो है डिफरेंस 14 AMU का है, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करेगा। फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया, C सिंगल बॉन्ड C होगा। उसी तरह से एल्कीन में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n होगा, कार्बन का डबल हाइड्रोजन होगा। तो इथीन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन इस तरह से बनाएंगे। तीसरा है आपका एल्काइन, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, तो कार्बन कार्बन, किसी एक कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल, सब में नहीं, किसी एक 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अब ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी सिंगल बॉन्ड से है, तो वो हो गया आपका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन हेक्साइन, तो C2H2, कार्बन के डबल से 2 कम हाइड्रोजन। अब ये बात तो समझ में आ ही रहा है कि कार्बन के डबल से 2 कम हाइड्रोजन है। अब कार्बन का डबल क्या होता है, 2 है तो 4, तो 4 में 2 कम कर देना, तो डबल 2 कम किया तो 2 आ गया। फिर वैसे ही C3H4, सबका आप खुद भी देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है वहाँ पे। और आज का लास्ट जो है हम लोग देखने जा रहे हैं, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 4, अल्कोहल वाला जो सीरीज का था, देख लीजिए। जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+1 OH है,
फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? OH होगा, मिथेनॉल CH3OH, एक मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा के OH लग गया। उसी तरह इथेनॉल, अब इथेनॉल में C2 और H2+1, तो C2H2+1 क्या हो गया? H इंटू N है, H2N, तो 2N इंटू 2 हो जाएगा तो 5 ही आएगा ना। C2H5 हो गया और OH लगा देना है। तो अब सारे में क्या है? OH लगा हुआ है, तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। तो ये होमोलोगस सीरीज, एक अलग होमोलोगस सीरीज के एग्जाम्पल हो गए। अल्कोहल का होमोलोगस सीरीज, वो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का होमोलोगस सीरीज देखा, ये अल्कोहल का हो गया। तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स रीड करेंगे।